आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अगली क्लास। हमारी पीछे 14 क्लासें हो गई हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है पिछली क्लास प्रीवियस क्लास जाके वहाँ से रिवीजन कर लें, उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। हमारी आज की क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, क्लास 15। आज हमारी कौन सी है? 15वीं क्लास है। और इस क्लास से संबंधित आपको यदि PDF चाहिए, ऑनलाइन मार्क टेस्ट चाहिए, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करिए www.globaliti.org पर और इस सुविधा का लाभ उठाइए। चलते हैं अपनी स्लाइड पर। आज का हमारा रहा पहला क्वेश्चन, शानदार जानदार धुआंधार। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट इंडिकेशन डिनोट द शॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट इन 3-phase मोटर स्टार्टर वाइंडिंग व्हाइल टेस्टिंग विथ इंटरनल ग्रोवल बाई कीपिंग हेक्सा ब्लेड। कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउलर। हम पहले ही कल से बोल रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में मेन उद्देश्य क्या है पूछने का और पूछना क्या चाहता है। तो अगर कीवर्ड जान गए तो 50% आपका क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाता है। बोला है कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउलर परीक्षण। बोला है इंटरनल ग्लाउलर टेस्टिंग करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर शॉर्ट सर्किट कुंडली दोष का प्रदर्शन क्या करता है? शॉर्ट सर्किट कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? हेक्सा ब्लेड गेट ओवरहीटेड, रैपिड वाइब्रेशन हेक्सा ब्लेड रैपिड अगेंस्ट द स्लॉट, अट्रैक्ट बाय द वाइंडिंग टर्न ऑन द स्लॉट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन पूछा है। What is the indication denoted the shorted coil defect in 3-phase motor? Shorted coil defect in 3-phase motor stator winding while testing. कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर शॉर्ट सर्किट कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? शॉर्ट सर्किट कुंडली कौन सा फॉल्ट प्रदर्शित करता है हेक्सा ब्लेड जो रखते हैं हम? तो बताना है आपको रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड क्या प्रदर्शित करता है? रैपिड का मतलब एक बार की अचानक से, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन रिप्रेजेंट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत बताइए। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? जूल्स लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे डी आंसर पे गए होंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम मानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज होती है। जो हमारे मोटर का जो रोटर होता है, जब स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड, भाई स्टेटर हमारा फिक्स होता है, घूमता तो है नहीं किसी भी मोटर का। यहाँ पे सिंगल फेज की बात करी है या थ्री फेज, तो जब हमारा स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके जो क्या मैग्नीट्यूड होते हैं वो स्टैटिक टाइप के होते हैं। लेकिन जब रोटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो रोटेटिंग टाइप तो होगा, तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, सापेक्ष गति होता है। तो इसके कारण हमारा जो चकती होती है, चकती हिंदी में बोलते हैं उसे, चकती टाइप चकती बोल देते हैं, तो जो हमारा उस रिलेटिव मोशन होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा रोटर है, रोटर बिहेव एज अ रोटर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की भांति बिहेव करने लगता है। मतलब शॉर्ट सर्किट कुंडल की भांति बिहेव कर, करंट कैरिंग कंडक्टर धार मतलब लघुपति चालक की तरह बिहेव करने लगता है। तो क्या होता ये नियम होता क्यों है? क्योंकि जो धारा है वो विरोध करती है एक दूसरे का। तो विरोध करने वाली ये बात, जो हमारा मैग्नीट्यूड है और जो स्टेटर साइड का मैग्नीट्यूड है, जो रोटर साइड का मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। और रिलेटिव मोशन जो होता है उस रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। उसी के कारण जो है, जो हमारी धाराएं उत्पन्न होती हैं वहां पर लेंज लॉ लग जाता है। लेंज लॉ का मतलब क्या होता है? उस मतलब कारक का ही विरोध करता है, उसका विरोध होता है वहां पे, और इसी कारण से रोटर हमारा एक धारावाही चालक बन जाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। फलस्वरूप आगे आके प्रक्रिया होने लगती है। जब अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के, वहां पे हम मतलब चर्चा करेंगे उसकी। यहाँ पे क्या हुआ हमारा? लेंज लॉ, जो ये प्रिंसिपल उत्पन्न हुआ, ये लेंज लॉ के कारण हुआ। लेंज लॉ के कारण ये प्रिंसिपल हमारा उत्पन्न हुआ। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेज इंडक्शन मोटर? एकल चरण प्रेरण मोटर का सिद्धांत क्या है? ये लेंज लॉ की बात हुई, ठीक है। लेंज लॉ के कारण ये प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन को। जो बच्चे आप अगर डी सोच रहे हो तो डी बिल्कुल गलत है।
सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। देखो मैं सिंगल फेज मोटर की बात कर रहा हूं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं इधर, क्योंकि इस क्वेश्चन को बताने के साथ मैं 5 से 7 8 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। आप लोग पहले ये जान जाइए, इसको मैं थोड़ा सा किनारे शिफ्ट कर रहा हूं कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस फिर वापस आ जाएंगे। हमारी जो होती है मोटर कितने प्रकार की होती है पहले ये जान लीजिए। जो हमारी मोटर होती है उसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। मोटर का हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए बस, उसके बाद आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा। छोटा कर दिए हम, छोटा कर दिए। तो मोटर हमारी कितने प्रकार की होती है? मोटर हमारी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर हो गई। दूसरी हो गई कैपेसिटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। उसके बाद ये हो गई कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। उसके बाद ये हो गई शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर, ठीक। ये 3 प्रकार की हमारी मोटरें हुई। स्प्लिट फेज मोटर हिंदी में भी लिख देते हैं, स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर के बाद कैपेसिटर, संधारित्र प्रेरण मोटर, संधारित्र प्रेरण मोटर। फिर उसके बाद शेडेड पोल हो गई। शेडेड पोल को छायांकित, शेडेड का मतलब होता है छायांकित, रोड शेडेड को बोलते हैं छायांकित बोलते हैं, तो ऐसे हम लिखे देते हैं शेडेड पोल मोटर। इसका बाइंडिंग का कुछ हिस्सा शेडेड रहता है, शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर, छायांकित ध्रुव मोटर भी हिंदी में बोलते हैं। फिर इनके फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। जैसे फिर से इस ये फिर अगेन 3 टाइप की होती है। एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर। फिर एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। फिर इसके बाद एक इसका क्लासिफिकेशन और है 2, एक और होता है परमानेंट कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर। ये इसके फर्दर, उसके बाद फिर इसके अगर क्लासिफिकेशन करने जाओगे तो इसके भी कई टाइप होते हैं। जब हम क्वेश्चन में चलेंगे तो बताएंगे। जैसे इसमें आती है रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर हो गई, हिस्टेरिसिस मोटर हो गई, यूनिवर्सल मोटर हो गई, ये सब इसमें आते हैं। यूनिवर्सल मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो ये चीज आप बेसिकली जान गए कि कौन सी कितने प्रकार की हमारी मोटर होती है, कौन सी मोटर कहाँ कहाँ पे आती है। इसमें और भी होती है, इसमें कई सारी आती हैं। इसमें प्रेरण मोटर भी आती है, रिलक्टेंस मोटर भी आती है, स्टेपर मोटर आती है, स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर हो गई, प्रेरण मोटर जिसको हिंदी में इंडक्शन मोटर बोलते हैं। उसके बाद जो है सिंगल फेज तुल्यकाली मोटर भी आती है इसी में। तो ये अब इसके फर्दर अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जब इसको देखने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गया कि कौन सी मोटर किस क्लासिफिकेशन में आती है, हम ये समझ गए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पिछला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? हाँ, यही पूछा था। देखो ये क्वेश्चन है, इसको बताने का मतलब क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर? ये सिंगल फेज की मोटर है। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, जिसने नोट डाउन कर लिया हो, नहीं तो हम साफ कर रहे हैं। अपना वीडियो को जो है रोक करके बीच में आप चेक कर लीजिएगा। इसको हमने क्लियर कर दिया।
ठीक है, थोड़ा सा आपका फिगर वापस हम बड़ा कर देते हैं। सिंगल फेज मोटर का नाम क्या पूछा है। देखो यहाँ पे दो वाइंडिंग आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे दो वाइंडिंग आपको दिख रही है। एक वाइंडिंग ये दिख रही है, दो वाइंडिंग दिख रही हैं, स्टार्टर वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग बोल सकते हैं। स्टार्टर वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। स्टार्टर वाइंडिंग ये हो गई आपकी स्टार्टर वाइंडिंग, ये आपकी हो गई मेन वाइंडिंग। स्टार्टर वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, ये आपका कैपेसिटर है। ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, बाकी से बता दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 213 पे मैंने सारा सलूशन दिया हो, आप वहीं पे जाके इसी क्वेश्चन में आके आप सब कुछ खोज लेंगे। देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, रनिंग वाइंडिंग हो गई, ये आपकी सप्लाई है फेज न्यूट्रल, ये सप्लाई है आपकी। बोला है कि इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है, सिंगल नहीं, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। देखो अभी हमने आपको बताया कि हमारी जो मोटर सिंगल फेज की है कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, हमने आपको बताया। तो परमानेंट कैपेसिटर, देखो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, परमानेंटली लगा। अगर इसके साथ में एक स्विच लगा हुआ होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, जब मोटर अपने आरपीएम को 70 से 80% पा जाती है तो जो है सप्लाई से वो कैपेसिटर को अलग कर देती है। विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच सप्लाई से डिस्कनेक्टेड कर देते हैं। तो क्या हुआ, हमारा जो कैपेसिटर है ये तो परमानेंटली कनेक्ट है ना, इसके साथ कोई स्विच तो है नहीं कि हटाया जा सकता है बीच में, तो इसका जो राइट आंसर होगा परमानेंट कैपेसिटर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्प्लिट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है, लेंज लॉ, जूल्स लॉ, स्प्लिट फेज, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 214 अभी हमने पिछला क्वेश्चन बताया कि जितनी भी सिंगल फेज मोटरें हैं उनमें क्या लग रहा है, ज्यादातर मोस्टली लेंज लॉ लग रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके लिए आप एक बार पहला क्वेश्चन देखिएगा। मैं आज का जो था पहला या दूसरा क्वेश्चन वहां पे जाके एक बार देखिएगा, मैंने समझाया है और बताया भी है। तो कौन सा होगा, क्योंकि हमारा रोटर जो है वो धारावाही चालक की भांति बिहेव करने लगता है, और रोटर के जो चकती होती है, रोटर चकती होती है, जो उस वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जो दोनों के बीच में सापेक्ष गति होती है, और सापेक्ष गति का विरोध होता है जिससे लेंज लॉ की उत्पत्ति होती है। लेंज लॉ इसी को कहते हैं। लेंज लॉ के बारे में मुझे ज्यादा बताना नहीं है। कारक का विरोध करता है, बेटा बाप से कह रहा कि आप मेरे पिताजी नहीं हैं, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। ऐसा ही कुछ वहां पे होता है कि वो अपने कारक का ही विरोध करता है जहां से वो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर, एकल चरण मोटर किस प्रकार की है। अब देखो यहाँ पे इसने लगा दिया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यहाँ पे लगा दिया है कैपेसिटर, यहाँ पे लगा दिया है, देखो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर लगा के स्टार्ट कर दिया, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, कहीं दिया होगा, शायद यही आंसर सही होगा। इसका पहले देख लेते हैं कौन सा है। 215 नंबर फैराडे लॉ। अच्छा ये पूछा है किस प्रकार को निर्देशित करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। 215 नंबर है। देखो इसमें से दो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। हमने सोचा कि ये पूछा है कि कौन सी मोटर है, तो ये मोटर हमने बताया, देखो इसमें दो कैपेसिटर लगे हैं और ये जो लगा है CS लगा है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसी को बोलते हैं। इस दो कॉन्टेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, सिंगल फेज। अच्छा ये कैपेसिटर की रेटिंग दी हुई है 10 पिकोफैरड, ठीक है। अब पूछा है कि एकल चरण मोटर किस प्रकार निर्देशित है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इलस्ट्रेटेड, यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। इसका जो राइट आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये हो जाएगा। देखो कैपेसिटर स्टार्ट भी है और कैपेसिटर रन भी है, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। कैपेसिटर से स्टार्ट हुई, एक कैपेसिटर से, कलर चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए, एक कैपेसिटर से स्टार्ट हुई है, एक कैपेसिटर से रन हो रही है। ये अब जब अपनी मोटर आरपीएम पा लेगी रेटेड आरपीएम का 70 से 80%, तो सेंट्रीफ्यूग विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे किसको, जो हमारा ये लगा हुआ है, कौन सा C1 C2 लगा हुआ है, जो हमारा C2 कैपेसिटर है, ऊपर एक C1 कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर लगे हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर का प्रयोग किया गया है।
चलते हैं बच्चे लोग ना अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ये हो गए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? Which type of AC single phase motor is classified under commutator motor type? AC मोटर सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर, हिंदी बड़ी अजीब है, एक तो हमको हिंदी आती भी नहीं, ऊपर से लिखना भी बड़ा अजीब रहता है। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? एसी सिंगल फेज मोटर कम्यूटेटर बोला है, कम्यूटेटर की बात किया है, तो कम्यूटेटर कौन सा हो जाएगा? स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, शेडेड पोल मोटर, परमानेंट। देखो परमानेंट कैपेसिटर मोटर, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो हमने भी बताया था आपको ये जितने भी आते हैं ये सब आते हैं शेडेड पोल वाले मोटर के पार्ट में। और शेडेड पोल में जो मोटरें होती हैं उसमें एक मोटर सबसे खतरनाक होती है, रिपल्सन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर होती है। कम्यूटेटर और रिपल्सन का बहुत भयंकर संबंध है, हमने जो है पिछली क्लास है वहां पे बताया है। कम्यूटेटर मोटर प्रकार किस मतलब जो हमारी कम्यूटेटर मोटर है, जो भी क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया है वो किस वर्ग में आती है? तो हमारी जो कम्यूटेटर मोटर है वो रिपल्सन मोटर के क्लासिफिकेशन वाले ग्रुप में आती है। रिपल्सन मोटर किस में आती है? शेडेड पोल वाले में आती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? Which method is adopted to start the single phase induction motor? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? फेज विभाजन विधि, वेरिंग सप्लाई विधि, रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल, रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉइल कनेक्शन, रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा करना। 217 नंबर है। ये बोला है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो हमने बताया अभी सिंगल फेज है, इसको हमें स्टार्ट करना है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो हमने बताया था अभी सिंगल फेज में कि जो फेज डिवीजन मेथड है, फेज डिवीजन रूल है। वायरिंग सप्लाई वोल्टेज तो हमें हर जगह कंट्रोलिंग के लिए होता है, हमें उसके लिए ये बोला है स्टार्टिंग करने के लिए। क्वेश्चन का कीवर्ड देखो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फेज डिवीजन रूल चाहिए, स्प्लिट फेज मतलब चाहिए। तो फेज डिवीजन क्या दिया है? फेज विभाजन ये दिया हुआ है, स्प्लिट फेज मेथड दिया है। फेज डिवीजन रूल चाहिए, ये हमें कब चाहिए? कंट्रोलिंग के लिए, जहां बार बार हमें कंट्रोलिंग की आवश्यकता, वेरिएबल स्पीड चाहिए या वेरिएबल हमें इस मोटर को वहां पे कहां पे यूज करेंगे? ये वाला मेथड जहां पे हमें वेरिएबल ऑपरेशन चाहिए, परिवर्तन वाले। वो बोला रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई, हमें मोटर की चाल थोड़ी ना उल्टा करनी है। ये बोल रहा है रिवर्सल ऑफ इनपुट टर्मिनल, हमें मोटर चलानी भी तो सीधी गति में चलाएंगे, सीधी गति में चलाएंगे हम ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ये बोल रहा है भैया, कह रहे हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल, ऐसे कैसे कर देंगे हम? लास्ट वाला बोल रहा है रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉइल कनेक्शन। चाहे क्वेश्चन पढ़े हो आप, बचपन में सुने हो, भी कहते हैं हमारा दोस्त कहा करता है कटना सेब को ही है, चाहे सेब चक्कू पर रखा जाए चाहे चक्कू सेब पर रखा जाए, कटना सेब को ही है। ये दोनों एक ही परिभाषा की बात कर रहे हैं, मतलब इनका दोनों का थ्योरम जो है वो एक ही बोल रहा है, वही चीज है। तो हमें क्या चाहिए? फेज डिवीजन रूल चाहिए। फेज डिवीजन रूल कहाँ है? ये सही हो सकता था, लेकिन ये बोल रहा वेरिएशन, हमें वेरिएशन कहाँ चाहिए? हमें स्टार्ट करना है, उस समय वेरिएशन देंगे। स्टार्टिंग में तो हमें जब बताए ना, हमें कंसंट्रेट चाहिए, जब किसी लक्ष्य को, किसी गोल को हमें पाना होता है तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन आवश्यकता होती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहीं पे वेरिएशन ले आएंगे तो हमें मिलेगा उतना स्टार्टिंग चार्ज जितना चाहिए। हमें वेरिएशन चाहिए ही नहीं, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हम पढ़ाई लिखाई काहे लिए कर रहे हैं? कि हमको नौकरी पैसा मिल जाएगा, हम स्टेबल हो जाएंगे, घर वाले से पैसा नहीं मांगेगा, अपनी खुद की जिंदगी होगी। तो क्या आप चाहोगे कि हम नौकरी पा जाए फिर रोज नौकरी छोड़े, रोज पकड़े, रोज छोड़े? ऐसा कभी करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। आप ऐसा नौकरी या बिजनेस करना चाहोगे जिसमें आपको स्टेबिलिटी हो, आप वहां से भी ये सोच सके कि अब हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हमें ज्यादा नहीं है, इसी को कंटिन्यू करना, इसी ग्रोथ करना है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। हर आदमी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। तो वही चीज है स्प्लिट फेज मेथड। बोला है सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, अभी हमने बताया था पिछले में 2 कैपेसिटर लगाए तो हमने क्या बोल दिया था? कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर रन। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है, साथ में स्विच लगा दिया है। उसके पहले क्वेश्चन में एक कैपेसिटर लगाया था, स्विच नहीं लगाया था, तो वहां हमने क्या बोला था? हमारा 218 नंबर है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। देखो अगर ये यहाँ पे केवल कैपेसिटर लगा होता, स्विच न लगा होता, केवल कैपेसिटर लगा होता, स्विच न लगा होता, जानते हो क्या होता? वहां पे परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोल देते हम। लेकिन यहाँ पे स्विच लगा हुआ, इसका मतलब जो है जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी अपने आरपीएम का, रेटेड आरपीएम का पाएगी 60, 65, 70% जो भी उसका है, जिस
आरपीएम पे डिसाइड किया जाता है कंपनी से मैन्युफैक्चर। इस आरपीएम के बाद जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हम कैपेसिटर अलग कर लेंगे। उस स्पीड को जैसे ही पा लेती है हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक्टिव हो जाता है, हम क्या करते हैं, कैपेसिटर हमारा अलग हो जाता है। तो वही चीज है, यहाँ पे अलग होने की बात है। परमानेंट कैपेसिटर हो ही नहीं सकता, परमानेंट कैपेसिटर तो हो ही नहीं सकता है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इसके लिए दो कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन के लिए दो चाहिए, वो भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में, वो भी हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है, वो भी हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। ये भी गलत। इंडक्शन मोटर रन इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर। इंडक्शन स्टार्ट नहीं, इंडक्शन स्टार्ट तब होता जब कैपेसिटर ना होता। यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगा, क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब हमारा अगला नंबर क्या है, अगला नंबर कह रहा है सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का क्या उद्देश्य है। What is the purpose of the capacitor C in centrifugal switch speed control method? यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है, यूनिवर्सल आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो यूनिवर्सल गेट होते हैं ऐसे, जिसे बोलते नहीं ऐसे लॉजिक गेट जो सभी लॉजिक क्रियाओं को, सभी गेटों की लॉजिक क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं, उनको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑलराउंडर। क्रिकेट खेलते हैं जो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, विकेट कीपिंग भी कर लेता है, अच्छा फील्डिंग भी कर लेता है, उसको सबसे अच्छा ऑलराउंडर बोला जाता है, क्योंकि उसे जिस फील्ड में खड़ा कर दिया जाए वहां पर वो बेस्ट दे दे, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, यूनिवर्सल का मतलब हो गया सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गांधी जी ने के हाथ में एक थप्पड़ किसी ने गाल में मारा था तो उन्होंने कहा इधर भी मार दो, यूनिवर्सल थे वो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी मारो उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि उन फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर क्लॉकवाइज भी घुमा दोगे कोई दिक्कत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दोगे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, अगर सेम सब कुछ कर दोगे इस दिशा, जितना टार्क आपको इस दिशा में मिलेगा, अगर अपोजिट कर दोगे तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी। मतलब जैसे हमारी सप्लाई अभी क्लॉकवाइज चल रही है तो जितना बला घूर्ण, जितने आरपीएम, जितनी कैरेक्टरिस्टिक हमें क्लॉकवाइज में मिलेगा उतनी ही हमें एंटी क्लॉकवाइज में जो मोटर दे देती है उसको हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई, विपरीत डायरेक्शन में भी घुमा जा सकते हैं, लेकिन अभी ये हमने एग्जांपल बताया आपको। जो इसका मेन खेल है, यूनिवर्सल बोलते क्यों है, यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह मोटर एसी और डीसी दोनों में काम करती हैं। जो यूनिवर्सल मोटर होती है हमारी, यूनिवर्सल मोटर होती कुछ नहीं है। अगर आपने रेलवे में डीसी सीरीज मोटर देखी है, डीसी सीरीज मोटर रेलवे में देखी है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये उसके साथ आपके ब्रश हो गए, ठीक है, ये आपके पोल हो गए, ये आपके पोल हो गए, ये आपके पोल हो गए, ये आपके ब्रशेस हैं, प्लस माइनस इनकी पोलरिटी होती है, ये आपके ब्रश हैं, कार्बन ब्रश होते हैं मोस्टली, ये आपके ब्रश है, ये आपकी सप्लाई हो गई, ये आपकी सप्लाई हो गई, ऐसे कनेक्शन होता है इसका। ये आपका L हो गया, ये आपका N हो गया, और ये आपके ऐसे होता है डीसी सीरीज मोटर कनेक्शन। ये आपकी डीसी सीरीज मोटर का कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये आपके ब्रशेस, ये कॉइल है, ये आपके पोल है, ध्रुव NS मान लीजिए, ठीक है। ऐसे कुछ कनेक्शन होता है इसका डीसी सीरीज मोटर का। किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत कम स्पीड पर भी अत्यधिक बला घूर्ण देने वाली मोटर सिर्फ डीसी सीरीज मोटर है, ट्रैक्शन कार्यों में मोस्टली यूज करते हैं, और इसी को हम यूनिवर्सल बोलते हैं। बस थोड़ा सा नॉर्मल सा अंतर होता है, इसी को हम यूनिवर्सल मोटर भी बोल देते हैं, इसी को हम यूनिवर्सल मोटर बोल देते हैं, कोई अलग से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं।
ये तो मैंने बताया आपको यूनिवर्सल मोटर होती क्या है। सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? कैपेसिटर में, यूनिवर्सल मोटर में, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, इंप्रूव द पावर फैक्टर, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरलोडिंग, रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 219 का, हमें लग रहा है कि डी होगा सबसे अच्छा। देखो यहां पे दो चीज है, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ये तो गलत है। इंप्रूव द पावर फैक्टर, इसको हम मान सकते हैं कुछ हद तक। रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट, लेकिन पावर फैक्टर जब कैपेसिटर खुद ही लगा है, कैपेसिटर काम क्या करता है? कैपेसिटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का भी काम करता है, मानते हैं, लेकिन बोला है सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रित स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में नियंत्रण विधि में संधारित्र का क्या उद्देश्य है? यहां पे कंट्रोलिंग की बात किया है, कंट्रोलिंग के बाद ये इंप्रूविंग नहीं। कैपेसिटर का बेसिकली सब जानते हैं, कैपेसिटर का मेन काम जो होता है इंप्रूविंग द पावर फैक्टर, लेकिन यहां पे बोला है नियंत्रण विधि में सी का क्या यूज है। क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानो, जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसमें नियंत्रण विधि का क्या काम है? कैपेसिटर का नियंत्रण विधि में कैपेसिटर का क्या काम है? तो यहां पे क्या देखना है? रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। क्या करता है? स्पार्क जो होता है हमारे कांटेक्ट में उसको रिड्यूस करता है। और साथ में कब रिड्यूस कब होगा? अच्छा, दोनों इनडायरेक्टली अपना काम भी करता है भाई। अगर कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में टार्क की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पे अगर मान लीजिए थोड़ा सा कम वोल्टेज देंगे तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? हमारे कांटेक्ट में प्रेशर पड़ेगा ना। हमारे जो कभी 3 फेज मोटर होती है, जब उसको 2 फेज देते हैं तो स्टार्टर जैसे आप स्टार्ट करेंगे, कभी जाके प्रैक्टिकल करिएगा, उसके जो कॉन्टैक्टर होते हैं उनके बीच में कड़कड़ की आवाज होती है, उनके बीच में स्पार्किंग होती है, प्लंजर उनको बाहर बार बार फेंक देता है, संपर्कित हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो वो है क्या बोलते हैं थर्ड फेज है। थर्ड फेज का कंडक्टर बार बार मना करता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं आया, तुम दोनों के पास भोजन आ गया, मेरे पास अभी मैं भूखा हूं, पहले मुझे दो उसके बाद आगे जाने दूंगा। यही तो होता है। आप तीनों लोग एक साथ पढ़ते हो, दोस्त टॉप कर गए तो आप खुशी होती है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट इस बात का होता है यार मेरे 2 नंबर कैसे कम आ गए, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। मैं ये खुद उससे ये नहीं कहोगे तुम्हारे 2 कैसे आ गए, कोशिश करोगे कि हमारे भी 2-4 ज्यादा अधिक आए। तो इस बात का कष्ट रहेगा कि हमने कहीं ना कहीं मेहनत में कमी करी है। तो वही चीज आप अंदर से बाहर से खुश रहोगे तो बताओगे, लेकिन अंदर से आप नहीं चाहोगे कि वो आए आगे, आप खुद आगे जाना चाहोगे, दुनिया आगे जाने के लिए मर रही ना। तो वही चीज है, प्लंजर जो होते हैं 3 फेज में, तीसरे के पास तो मिला नहीं, बाकी 2 कह रहे हमें मिल गया, तो कह रहा रुको हमें भी आ जाने दो ना। तो वही चीज है, वो बार बार उनको पीछे खींचता है, कह रहा तुम कैसे आगे गए हमें बताओ ना, हम फेल हो गए तुम पास हो गए, हमें सोल्यूशन दो ना, हम कैसे पास हों। तो वही चीज होती है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन है सबमर्सिबल पंपों में रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने कल बताया है, इस क्वेश्चन को बड़ी तगड़ा बताया है कि हमें, अब देखो सबमर्सिबल पंप है, एक मोटर हमारी होती थी, ऊपर रहती थी, नीचे फैन रहता था, क्या बोलते हैं बेल्ट होती थी, पट्टा जिसे बोलते हैं हिंदी में। आप जो है मोटर चलाते थे, पट्टे से घूमती थी, पानी ऊपर आ जाता था। लेकिन क्या हो रहा है, डे बाय डे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हमें ज्यादा वैक्यूम बनाना पड़ रहा है। ज्यादा वैक्यूम बनाने के लिए हमने क्या अरेंजमेंट किया कि अब जो है मोटर और फैन साथ में रख दिया। लेकिन मोटर फैन, अब जब मोटर फैन बिल्कुल पास हो गया, क्योंकि जितना मोटर और फैन की दूरी होगी उतनी बड़ी बेल्ट लगाओगे आप, उतनी बड़ी बेल्ट लगाओगे तो पावर ट्रांसफर जो होगा शाफ्ट से उतने ही ज्यादा लॉस होंगे। तो जितना कम डिस्टेंस रहेगी उतने ज्यादा आरपीएम बनेंगे। अब जब आरपीएम ज्यादा बनने लगे तो ज्यादा बनाने तो आप कुएं में डाल दिए मोटर और फैन दोनों। हुआ ये कि उससे आरपीएम ज्यादा बनने लगा, लेकिन वाटर लेवल और नीचे चला गया। तो अब आपने क्या किया कि मोटर की शाफ्ट और फैन को ही आपस में कनेक्ट कर दिया, बेल्ट का काम खत्म कर दिया। अब हमको हद से ज्यादा वैक्यूम चाहिए, वाटर लेवल 100 के ऊपर चला गया कई जगह पे, आपको अधिक से अधिक वैक्यूम चाहिए, तो आपने जो है क्या किया, पानी में ही मोटर छोड़ दी। अब पानी में मोटर छोड़ोगे तो वहां पे इंसुलेशन हमें तगड़ा चाहिए, हाई क्वालिटी का चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। ठीक है, वाइंडिंग हमारी किसमें की होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड कॉपर की होगी, लेकिन इंसुलेट होगी पॉलीविनाइल क्लोराइड से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। Which type of AC सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। देखो यहाँ पे कीवर्ड बोला है, क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानो, बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन का कीवर्ड पहचान जाओगे, दुनिया में किसी की औकात नहीं है आपका क्वेश्चन गलत कर दे। कीवर्ड के भरोसे ही तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। बोला है एसी सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग, एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट,
कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर। 221 नंबर है, 221 नंबर है, 221। अब देखो हमने बताया आपको हमने बताया कि किस लिए हमें स्टार्टिंग में बड़ा गुण अधिक चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब ये बोल दिया कि किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। भाई उसी मोटर में स्टार्टिंग टार्क कम होगा जिसमें कैपेसिटर नहीं होगा। देखते हैं इंडक्शन स्टार्ट मोटर फिर भी कैपेसिटर से कम होगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ये तो ज्यादा बड़ा गुण वाली है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर ये तो उसके भी पिताजी हैं। अब आपके पास बचे कौन से ऑप्शन? जब कैपेसिटर घटा दिए गए तो टार्क उतना तो नहीं मिलना जितना मिलना चाहिए हमें। रेजिस्टेंस स्टार्ट एंड इंडक्शन स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला आपको जब बैक ईयर में फॉलो चैप्टर आया था तो हमने बताया था, अगर हमें स्पीड चाहिए, देखिए स्पीड जो हमारी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थ। अब हमें स्पीड नहीं मिल रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ही इसका कारक है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसमें सबसे कम स्टार्टिंग टार्क आपको मिलेगा। एकल चरण मोटर में आप केंद्रीय स्विच का कार्य, ये जो मैंने बताया था ये आपको डीसी मोटर बताया था, यहाँ पे लॉजिक लागू होता है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ मत अप्लाई, कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए तो अप्लाई कर देना। इसके लिए अलग से आएंगे, मैं बताऊंगा जब इसका वाला घूर्ण निकालने की बात आएगी निकलाऊंगा। पूछा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर। एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग, प्रोटेक्ट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। अभी हमने क्या बताया था, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का सिर्फ इतना काम है कि मोटर को स्टार्ट करना और जो उसकी रेटेड स्पीड है उसका 70 से 80% प्राप्त कर लेने देना। जैसे ही मोटर 70 से 80% अपनी रेटेड स्पीड का प्राप्त कर लेगी, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैपेसिटर विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको जो है हटा देते हैं। कौन सी हटाते हैं? 222 क्या बोला है? ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ही मोटर अपनी रेटेड स्पीड का 70 से 80% पा लेगी तो जो हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में लगा हुआ है कैपेसिटर उसको विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे। वो भी कब? जब 70 से 80% अपनी रेटेड स्पीड का पा लेगी। जो हमारी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है, मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टर वाइंडिंग जो बोलते हैं, उनके बीच में फेज शिफ्ट कितना होता है ये भी जान लो, आगे पूछ सकता है आपसे। जो आपकी स्टार्टिंग और रनिंग है इनके बीच में जो फेज शिफ्ट होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। फेज शिफ्ट कितना होता है? 90 डिग्री। याद रखना, आगे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक मोटर का सार्वभौमिक क्या करता है? देख लो इसको। ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी संयोजित करता है। कैपेसिटर जो लगा होता है एकल चरण मोटर में आप केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? जो क्या करता है? ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, आरंभिक वाइंडिंग को भी संयोजित कर देता है। जो स्विच है, स्विच का काम क्या होता है? सर्किट को जोड़ना और तोड़ना। विच द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है? जेट पंप में, फूड मिक्सर में, टेलीप्रिंटर में नहीं होता, कंप्रेसर में नहीं होता। कंप्रेसर में हमें चाहिए, ये कंप्रेसर में नहीं चलेगा, जेट पंप में भी नहीं चलेगा। इसका जो राइट आंसर होगा फूड मिक्सर। विच एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन क्या है? फूड मिक्सर में भी यूज करते हैं, कभी कभी फैन में भी यूज कर लेते हैं। तो इसके अपने अलग अलग यूज है, उसके लिए कोई आप दिक्कत मत करिए। लेकिन जो इस 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो फूड मिक्सर का है। वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर? वाउंड रोटर, रिपल्सन मोटर, सैडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। इसके लिए हमने अभी बताया था रिपल्सन मोटर। वाउंड रोटर की बात किया है, वाउंड रोटर हमारा रिपल्सन मोटर के लिए फिट होता है। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण
इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्या रिलेशन है? बोथ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर, ये वाला ठीक है, इसको डाल लेते हैं, बैक देखते हैं। रनिंग वाइंडिंग इज मोर, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज लेस बोल रहा है। रनिंग वाइंडिंग ज्यादा कर दिया जाए, एक ऐसी कंडीशन बना दे, रनिंग वाइंडिंग कम कर दिया जाए, एक ऐसी कंडीशन बना दे। किसके लिए? वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग, रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में रिलेशन किस प्रकार का रखा जाता है? रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस प्रकार का रिलेशन होता है रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के? रनिंग वाइंडिंग इज लेस होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर होती है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो मेन खेल है, देखो रनिंग मेन खेल तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है सबसे अहम रोल उसी का होता है। रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर। वाइंडिंग जिसकी मोर होगी उससे हम स्टार्टिंग के समय में काम ज़्यादा ले पाएंगे। रनिंग वाइंडिंग मेंटेन करने के लिए होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का खेल सिर्फ स्टार्ट करने के समय ज़्यादा होता है। ये रहे आज के हमारे जानदार शानदार धुआंधार 15 क्वेश्चन की सीरीज। उसके बाद मिलते हैं नए एपिसोड में नए ताकत और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको कुछ जानकारी यहाँ से सही लगती है, मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से बोलिए और उन लोगों तक ये बातें पहुंचाइए जो इस सुविधा से वंचित हैं। पेपर आपके बहुत नज़दीक है, बहुत दिन नहीं है, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो आप लोग सोच रहे हैं कि इकट्ठे हम पढ़ लेंगे, तो इकट्ठे आप एग्जाम के प्रेशर में, जब आपके पास 50-60 वीडियो 50-50 40-40 मिनट के हो जाएंगे, तो उस समय आपको प्रेशर लगेगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे करते रहिए।